वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एक नया क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं और क्वेश्चंस हमारे चल रहे थे पौधों में श्वसन के बायोलॉजी के आपका सेशन है और टॉपिक हमारा चल रहा था पौधों में श्वसन। ठीक है, और इसके हमने अभी तक 28 प्लस क्वेश्चन किए हैं। अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो आप सभी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और डेली आप यहाँ प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, एनवीएस केवीएस का हमारा सेशन कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, श्वसन गुणांक अनुपात है। सो ऑप्शंस देखेंगे, निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड व अवशोषित ऑक्सीजन के आयतन का, निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड एवं अवशोषित क्रियाधार के आयतन का, अवशोषित ऑक्सीजन एवं उत्पादित CO2 के भार का, अवशोषित ऑक्सीजन एवं उत्पादित CO2 के भार का। श्वसन गुणांक किसका अनुपात होता है? जहां पे हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस हिंदी में सॉल्व कर रहे हैं, इसके अलावा इंग्लिश में भी आपके क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप वहां पर कंटिन्यू कर सकते हैं क्लास को। चलिए फ्रेंड्स, सभी के लिए आंसर करना जरूरी है, सभी आंसर करेंगे। क्या है श्वसन गुणांक? चलिए, सो द राइट आंसर इज निष्कासित CO2 व अवशोषित O2 के आयतन का अनुपात होता है आपका श्वसन गुणांक। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, मैलिक अम्ल का श्वसन गुणांक होता है। ऑप्शन है 0.7, 1, 1.33, 4। चलिए फ्रेंड्स, आंसर कीजिएगा। मैलिक अम्ल का श्वसन गुणांक ये होता है 1.33। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। श्वसन श्रृंखला में अंतिम साइटोक्रोम होता है। साइटोक्रोम A1, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम B। चलिए, बहुत ही फ्रेश क्वेश्चंस है आपके केवीएस एनवीएस की दृष्टि से, जो बायोलॉजी के एग्जाम से बनने वाले क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा अगर आप नीट 2025 की आप तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ प्रैक्टिस कीजिए। नीट के क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। श्वसन श्रृंखला में अंतिम साइटोक्रोम कौन सा होता है? इसके लिए आपको ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है और यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा साइटोक्रोम A1। सबसे पहला अंतिम साइटोक्रोम होता है साइटोक्रोम A1। चलिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला 32, किण्वन का अंतिम उत्पाद जब शर्करा कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है तो ऑप्शंस देखिए, अल्कोहल व एसिटिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल। जहां पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या बनेगा जब शर्करा कच्चे माल के रूप में यूज होता है। क्वेश्चन को समझिए। चलिए, क्या होगा किण्वन का अंतिम उत्पाद जब शर्करा यूज हो रही है कच्चे माल के रूप में? सो द राइट आंसर इज अल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बिल्कुल नोट कर लेंगे। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, वसीय अम्लों का RQ होता है प्रायः 0, 1, 1 से अधिक, 1 से कम। क्या होता है वसीय पदार्थों का RQ?
क्वेश्चन नंबर 33. सो द राइट आंसर इज एक से कम. ठीक है, आरक्यू एक से कम होता है वसीय पदार्थों का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 34. कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपापचय अथवा ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स चक्र एवं वसीय अम्ल के बीटा ऑक्सीकरण के बीच में कड़ी होती है. एसिटाइल कोएंजाइम, ऑक्सैलोएसीटेट, साइट्रिक अम्ल, पायरुविक अम्ल. क्वेश्चन नंबर 34. आप सभी क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और डेली आप लोग यहाँ पर सेशंस को अटेंड कीजिए और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. सो देखिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपपचय अथवा ग्लाइकोलिसिस क्रेब चक्र एवं वसीय अम्ल के बीटा ऑक्सीकरण के बीच में कड़ी होती है. ये हमने पहले भी किया हुआ है क्वेश्चन. इसका आंसर हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा. एंड हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 35. प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में एटीपी का संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है. तो ऊर्जा मुक्त होती है किससे? ऑप्शन है आपके सामने. ऑक्सीजन से, फाइटाक्रोम से, साइटोक्रोम से या इलेक्ट्रॉन से. सो क्वेश्चन से आप समझ पा रहे होंगे कि एग्जाम में किस लेवल तक के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं. तो आपको हर एक टॉपिक को डिटेल में आपको स्टडी करना है. चलिए फ्रेंड्स, आंसर कीजिएगा किससे ऊर्जा मुक्त होती है. सो द राइट आंसर इज इलेक्ट्रॉन से. जहां पर इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा मुक्त होती है, ऑप्शन डी इज करेक्ट. चलिए आप लोग क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर नोट करते चलिएगा. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36. ईएमपी पथ के दौरान कुल एटीपी का उत्पादन होता है 24 एटीपी, 8 एटीपी, 38 एटीपी या 6 एटीपी. ईएमपी पथ एमडेन मेयरहॉफ पारनास का ये पैथवे है, आप लोगों ने पढ़ा होगा. चलिए क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा. जो भी यहाँ पर स्टडी करना चाहते हैं केवीएस एनवीएस के वैकेंसीज के लिए जो आने वाली है आपकी, जहां पर अगर आप बायोलॉजी के टीचर्स के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं, टीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी, सो बिल्कुल आप यहाँ पर डेली क्लास अटेंड कीजिए. सो राइट आंसर इज 8 एटीपी. एएमपी पैथवे के दौरान कुल 8 एटीपी उत्पन्न होता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 37. माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र स्थित होता है. सो ऑप्शंस देखेंगे. बाहरी झिल्ली में, आंतर क्रिस्टी कोष्ठ में, आंतरिक झिल्ली में या मैट्रिक्स में. चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कि माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र कहां स्थित होता है. इसका आंसर बहुत इजी है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर बिल्कुल पता होना चाहिए. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में आंतरिक झिल्ली में. ठीक है, आंतरिक झिल्ली में. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38. देखिए, कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पादन होता है. तो बदलने के लिए क्या बदलने के लिए ऑप्शंस देखेंगे. 38 एडीपी अणुओं को 38 एटीपी अणुओं में, 30 एडीपी अणुओं को
एटीपी के 30 अणुओं में, 36 एडीपी अणुओं को 36 एटीपी अणुओं में, 32 एडीपी अणुओं को 32 एटीपी अणुओं में। अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को, पहले आप लोग समझिए। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है। कि कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऊर्जा जो उत्पन्न होती है, किसके बदलने से क्या उत्पन्न होता है? चलिए, सो देखिए यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा 36 एडीपी अणुओं को 36 एटीपी अणुओं में बदलने के लिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। देखिए, जब पायरुविक अम्ल के एक अणु के अनॉक्सी श्वसन से लैक्टिक अम्ल बनता है तो 3 एटीपी अणु की हानि होती है, 6 एटीपी अणु की हानि होती है, 2 एटीपी अणु का लाभ होता है, 4 एटीपी अणु का लाभ होता है। चलिए फटाफट से आंसर कीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। सो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका 6 एटीपी अणु की हानि होती है। ठीक है, 6 एटीपी अणु की हानि होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप आप सभी यहाँ पर क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। समझ के आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, रटना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, क्रेब्स चक्र का प्रारंभ किससे होता है? पायरुविक अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, कॉर्टिकोस्टेरॉइड से या लाइसिन से? क्वेश्चन सभी के लिए है, चाहे आप नीट के एस्पिरेंट्स हो, एनवीएस के एस्पिरेंट्स हो या केवीएस के एस्पिरेंट्स हो, हर कोई यहां पर इसका आंसर करेंगे। क्रेब्स चक्र का प्रारंभ आपका होता है पायरुविक अम्ल से, पायरुविक एसिड से। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 41। श्वसन के दौरान पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है ग्लाइकोलाइसिस में, क्रेब्स चक्र में, एचएमपी मार्ग में, C2 चक्र में। क्वेश्चन नंबर 41, श्वसन के दौरान पायरुविक अम्ल का निर्माण कहां होता है? और बहुत ही सिंपल आंसर, पायरुविक एसिड कहां बनता है सभी को पता है, ग्लाइकोलाइसिस में ही बनता है। ग्लाइकोलाइसिस इज राइट आंसर। क्वेश्चन 42, क्रेब्स चक्र में निर्माण होता है ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल का, पायरुविक अम्ल परिवर्तित होकर ऊर्जा में रूपांतरित होता है, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का, एडीपी से एटीपी का। किससे किसका निर्माण होता है क्रेब्स चक्र में, क्रेब्स साइकिल में? क्रेब्स साइकिल में हम पायरुविक एसिड का यूज करते हैं ऊर्जा बनाने के लिए। सो राइट आंसर इज पायरुविक अम्ल का इस्तेमाल होता है ऊर्जा रूपांतरण में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोशिका में श्वसन का स्थल है राइबोसोम, केंद्रक, गोल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया। एक कोशिका में श्वसन कहां होता है? बहुत ही सिंपल सा आंसर था, कोशिका में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जिनको पता था अच्छी बात, जिनको नहीं पता है वो क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, ग्लाइकोलाइसिस उपस्थित होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, रिक्तिका में, केंद्रक में। ग्लाइकोलाइसिस कहां उपस्थित होती है या इसकी क्रिया कहां होती है? सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है। और हमारा टॉपिक चल रहा है पौधों में श्वसन।
इसके आज सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर फिनिश करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस जो आपकी होती है वो कोशिका द्रव्य में होती है। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, एक कार्बनिक पदार्थ जो एंजाइम से जुड़ा होता है तथा उसकी सक्रियता के लिए अनिवार्य होता है कहलाता है कोएंजाइम, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, आइसो एंजाइम। और आप देख सकते हैं ये PYQ है, यूपीएससी PMT में पूछा गया 2011 में। चलिए, तो एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ जो एंजाइम से जुड़ा होता है तथा उसकी सक्रियता मतलब उसकी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो कहलाता है कोएंजाइम। नोट कर लीजिएगा, कोएंजाइम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, श्वसन में श्वसन श्रृंखला के अंतर्गत प्रति ग्लूकोज अणु 38 ATP अणु बनते हैं। इन 38 ATP अणुओं में से 22 अणु NADH FADH2 से उत्पन्न होते हैं जो बनते हैं, जो किसके अंतर्गत बनते हैं? ऑप्शंस है ऑक्सीकर कार्बोक्सिलीकरण के अंतर्गत, एम्डेन मेयरहॉफ मार्ग के अंतर्गत, स्वयं श्वसन श्रृंखला के अंतर्गत, क्रेब्स चक्र के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 46। सो फ्रेंड्स, ये जो बनते हैं स्वयं श्वसन श्रृंखला के अंतर्गत बनते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। फोकस होके आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करें, कहीं पर भी आप बिल्कुल अपना फोकस हटाइएगा नहीं। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपापचय या ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स चक्र एवं वसीय अम्ल के बीटा ऑक्सीकरण के बीच में कड़ी होती है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी शायद किया हुआ है। ऑप्शंस देखिए, एसिटाइल कोएंजाइम, ऑक्सैलोएसिटेट, सिट्रिक एसिड, पायरुविक अम्ल। अगेन आपका AIPMT का PYQ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। चलिए, तो आंसर आप सभी को पता ही होगा, हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ। एसिटाइल कोएंजाइम इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। अब इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे अच्छे से, आराम से और समझेंगे। ऑक्सीकरणीय फास्फोरिलेशन की रसोपरासरणी युगलन परिकल्पना में प्रस्तावित किया गया है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसलिए बनता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीनों में उच्च ऊर्जा आबंध बन जाते हैं, ADP को मैट्रिक्स के बाहर अंतरा झिल्ली गुहा में पंप कर दिया जाता है, भीतरी झिल्ली के आर पार एक प्रोटॉन प्रवणता बन जाती है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के लिए भीतरी माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली की पारगम्यता में परिवर्तन आ जाता है। चलिए आप लोग सोच समझ के आराम से आंसर कीजिए। बट एग्जाम में आराम से आंसर मत कीजिएगा, एग्जाम में थोड़ा सा अपना स्पीड बनाकर चलिएगा, क्योंकि टाइम कम रहता है हमारे पास, क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। चलिए, सो आप सभी कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे आपका आंसर क्या था। और यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, भीतरी झिल्ली के आर पार एक प्रोटॉन प्रवणता बन जाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 49। यूकैरियोट्स में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा ATP का शुद्ध लाभ होता है, मतलब कितने ATP का शुद्ध लाभ होता है ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा यूकैरियोट्स में? ऑप्शन है आपके सामने 20 ATP, 36 ATP, 46 ATP, 8 ATP।
यूकैरियोट्स में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी का लाभ होता है? So the right answer is 36 ATP. 36 ATP option B is correct. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। अपनी कार्यशीलता के लिए कार्बोक्सी पेप्टिडेज को किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शंस देखेंगे जस्ते की, लौह की, निएसिन की, तांबे की। अपनी क्रियाशीलता के लिए कार्बोक्सी पेप्टिडेज को किसकी आवश्यकता होती है? सो द राइट आंसर इज लौह की, आयरन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, सो हमने आज बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और अभी कुछ 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, मांसल पादपों में श्वसन गुणांक सदैव 1 से कम होता है। तो ऑप्शंस है पूर्ण ऑक्सीकरण के कारण, पूर्ण अपचयन के कारण, अपूर्ण अपचयन के कारण या अपूर्ण ऑक्सीकरण के कारण। मांसल पादपों में श्वसन गुणांक सदैव 1 से कम क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपूर्ण ऑक्सीकरण के कारण। ऑप्शन डी इज करेक्ट, अपूर्ण ऑक्सीकरण के कारण। और हमारा अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन, अंकुरित अरंडी के बीजों का आर क्यू होता है? 1, 1 से अधिक, 1 से कम, 0। अंकुरित अरंडी के बीजों का आर क्यू नोट कर लीजिए, 1 से कम होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 53, वह कोशिकांग जो प्रकाश श्वसन में से संबंधित है कहलाता है? लाइसोसोम, परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, स्फीरोसोम। कौन सा कोशिकांग है जो प्रकाश श्वसन से संबंधित है? और यहां पे आपका सही आंसर हो जाएगा परऑक्सीसोम। ऑप्शन बी इज करेक्ट, परऑक्सीसोम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, 1 ग्राम ग्लूकोज ऑक्सी श्वसन से उत्पन्न होता है। कितनी कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है? ऑप्शंस देखेंगे। सो ऑप्शंस को आप देखिए यहाँ पे 637 किलो कैलोरी, 640 किलो कैलोरी, 673 किलो कैलोरी, 693 किलो कैलोरी। कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सी श्वसन से? इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं और बन चुके भी हैं। तो आप यहाँ पे हर तरह के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहेंगे। सो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। क्या होता है अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद? ऑप्शंस देखिएगा, ग्लूकोज, पायरुविक अम्ल, इथाइल अल्कोहल तथा CO2। उपरोक्त में से कोई नहीं। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद ये होता है इथाइल अल्कोहल तथा CO2। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑक्सी अनॉक्सी श्वसन दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिल्कुल लास्ट ही क्वेश्चन है। 56 नंबर क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र में जीटीपी का निर्माण होता है।
जीटीपी का निर्माण किसमें होता है? देखिए ऑप्शंस, ऑक्सीकरणीय फॉस्फेटीकरण में, क्रियाधार फॉस्फेटीकरण में, प्रकाश फॉस्फेटीकरण में, या विकार्बोक्सीकरण में। क्रेब्स चक्र में जीटीपी का निर्माण किसमें होता है? आप सभी मुझे कमेंट से बताएंगे कि आपको सेशन कैसा लगा, एंड वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा। सो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा क्रियाधार फॉस्फेटीकरण में निर्माण होता है जीटीपी का क्रेब्स चक्र में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो सेशन यहीं पर समाप्त होता है फ्रेंड्स, मिलता है आपसे नए सेशन में। थैंक यू। इसी प्रकार से आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।